आरएसएस ने अमेरिका में अपनी छवि चमकाने और अमेरिकी सांसदों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग करवाई, लेकिन अब उसी फर्म ने सब बंद कर दिया और खुद खुलासा कर दिया। आरएसएस का इस काम के लिए $3,30,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए का भुगतान एक बड़ी अमेरिकी लॉबिंग फर्म, और फिर अचानक दस्तावेजों से गायब होता आरएसएस का नाम। क्या नागपुर का मिशन वॉशिंगटन अमेरिकी कानून के जाल में फंस गया? अमेरिका से आई इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि आरएसएस ने स्क्वायर पैटर्न बुक्स जैसी दिग्गज फर्म को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, दस्तावेजों में आरएसएस का नाम बदलकर एक व्यक्ति विवेक शर्मा कर दिया गया। संघ कह रहा है कि हमारा ना कोई बैंक खाता है, ना कोई रजिस्ट्रेशन। तो फिर यह सवाल है कि अमेरिकी वेबसाइट पर आरएसएस का नाम क्लाइंट के तौर पर कैसे आया, और उससे भी बड़ा सवाल, करोड़ों की उस लॉबिंग के लिए पैसा आखिर दिया किसने? और अब आरएसएस का सिरदर्द बढ़ा दिया है इस मामले पर अमेरिका में दायर एक याचिका ने। याचिका में न्याय विभाग से कहा गया है कि इस पूरे अभियान में फारा कानून तोड़ा गया या नहीं, इसकी जांच की जाए। तो सवाल है, क्या आरएसएस अमेरिकी कानूनों के जाल में फंस गया है? आखिर अमेरिकी फर्म ने प्रोफेसर ऑड्रे ट्रुस्के को ईमेल कर पोल क्यों खोल दी? क्या यह आरएसएस का ग्लोबल मिशन था या कुछ और आखिर आरएसएस का मिशन क्या था और अचानक से भागा क्यों? इसी विषय पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, बहुत चर्चा थी कि आरएसएस ने फर्म लॉबिंग के लिए हायर कर ली है, कई विपक्षी लोग भी बोले, आप भी कई शो में कह चुके हैं, और अचानक से बंद होना, और किस लिए गए, क्यों भागे, क्या है सब पूरा मामला? देखिए, आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल साफ था, और आरएसएस का नहीं, ये पूरे संघ परिवार का एजेंडा है, और इसमें मोदी सरकार भी शामिल रही होगी। बिना मोदी सरकार के, हरी झंडी के ये नहीं हुआ होगा। ये मिली भगत से हो रहा था। और हम सब जानते हैं कि आरएसएस अगर हिटलर के जर्मनी को पसंद करती है तो उसका दूसरा आदर्श है इजराइल, और इजराइल अमेरिका में जमकर लॉबिंग करता है। ठीक है कि इजराइल ने अपनी लॉबिंग कंपनी वहां कोई हायर नहीं की है अपने लिए, लेकिन वहां की जो संस्था है इजरायलियों के लिए लॉबिंग करने वाली फर्म, AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये लगातार इजराइल के लिए लॉबिंग करती है, और बड़ी मजबूत संस्था है ये। मतलब पूरे चुनावों को प्रभावित करती है और फंडिंग करती है, खुलेआम फंडिंग करती है। जो भी चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों या रिपब्लिकन पार्टी के हों, दोनों के कैंडिडेट्स को फंडिंग करती है अपने एजेंडे को लागू करवाने के लिए। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने और आरएसएस ने, दोनों ने मिलकर सोचा होगा कि हमें भी अमेरिका में अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, अपनी लॉबिंग को मजबूत करने के लिए उतरना चाहिए। अब ये मोदी सरकार ने सीधे अपने तय पर तो, अपने स्तर पर तो विदेश मंत्रालय लॉबिंग फर्म भी हायर करता है, उनसे अपना ये काम भी करवाता है, लेकिन पिछले दरवाजे से आरएसएस की एंट्री करवाई गई होगी, और आरएसएस गया, उसने फर्म हायर की, फर्म ने अपना दस्तावेज में आरएसएस का नाम दर्ज किया, लेकिन जब प्रिज्म नाम की संस्था ने इसकी पोल खोल दी कि आरएसएस ने लॉबिंग फर्म हायर की है, और उसका एजेंडा ठीक है, अमेरिकन सांसदों को प्रभावित करना तो है ही, अपनी इमेज सुधारना है, क्योंकि दुनिया भर में आरएसएस की इमेज एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनी हुई है, बन रही है, और पुख्ता होती जा रही है, क्योंकि भारत में लगातार जो मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, वो सीधे आरएसएस और आरएसएस से जुड़े संगठनों का नाम उनमें आता है। तो अब ये अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश के तहत वो गई थी। जब शोर मचा तो आरएसएस ने कहा कि हमने कोई फर्म हायर नहीं की, वो अमेरिका में जो आरएसएस की फर्म है HSS, उसने हायर की होगी। कन्नी काकली, जो सुनील अंबेकर है आरएसएस के पदाधिकारी, उन्होंने ये बयान दिया था। इसके बाद इसको वाइंड अप करने का खेल इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि ये जो लॉबिंग करवाई जा रही थी जिस फर्म के जरिए, उसको जो अमेरिकन कानून है, जो उस कानून के तहत करवाना चाहिए, उससे नहीं करवाई गई। एक लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट है, उसके तहत करवाई गई, जो कि बहुत हल्का कानून माना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा
दबाव नहीं होता। एक दूसरा कानून जो होता है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, FARA, इसके तहत तमाम विदेशी संगठनों को, तमाम विदेशी व्यक्तियों को अगर वो लॉबिंग करवाना चाहते हैं तो उन्हें इस एक्ट के तहत अपने को वहां रजिस्टर करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं करवाया और ये सब कुछ सामने आ गया। अब जांच भी शुरू हो सकती है, जैसा आपने बताया कि बाकायदा एक शिकायत दर्ज कर ली गई है। अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो आरएसएस और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा और भी दुनिया को पता चल जाएगा कि आरएसएस अमेरिका में कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। उसके पास, जैसा आपने सवाल उठाया कि पैसे कहां से आ रहे थे, कौन दे रहे थे, एक जो विवेक शर्मा का नाम आ रहा है उसने आरएसएस को $5,000 का एक पेमेंट भी दिया है, कह रहा है कंट्रीब्यूशन दिया है। अब उसके नाम पर ये सारी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब है, मुझे लगता है कि आरएसएस ने अपना एजेंडा यहाँ रोका नहीं है। आरएसएस ने अपना अभियान खत्म नहीं किया है लॉबिंग का, बल्कि अब वो दूसरे तरीके से अमेरिका में लॉबिंग करेगा। और ये विवेक शर्मा के बारे में पड़ताल की जानी चाहिए कि ये आदमी है कौन। क्या ये बीजेपी या आरएसएस का कोई फंक्शनरी है अमेरिका में, उसके लिए काम करता है, या ये कोई बिजनेसमैन है जो पीछे रहकर आरएसएस को सपोर्ट करता था, फंड करता था, चाहे वो अमेरिका में हो, अमेरिका में जो एक्टिविटीज HSS आरएसएस का जो संगठन है उसके जरिए हो रही थी, या भारत में भी फंड करता है। तो विवेक शर्मा के रोल को भी एग्जामिन किया जाना चाहिए, एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि ये बंदा है कौन। और फिर क्या आरएसएस इस बंदे का अब इस्तेमाल करेगी, यानी लॉबिंग से अभी ऐसा लगता है कि आरएसएस ने हाथ पीछे खींच लिए हैं डर की वजह से। और जो प्रचार हो गया पूरे देश भर में कि आरएसएस ने लॉबिंग फर्म हायर की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कोट किया कि लॉबिंग फर्म हायर की है। अब सवाल उठता है कि आरएसएस किस बेसिस पर लॉबिंग फर्म हायर कर रहा था, उसकी सैंक्टिटी क्या है, उसको वो उसकी हैसियत क्या है। वो अपने आप को एनजीओ कहता है, अमेरिका में जाके लॉबिंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है। तो क्या ये हमारी जो सरकार है वो नाकाम हो गई है। अपने स्तर पर जो लॉबिंग करनी चाहिए सरकार के स्तर पर, विदेश मंत्रालय है, हमारे दूतावास हैं, हमारे लॉबिंग के लिए फंड होते हैं। वहां इंडिया कॉकस नाम का एक गुट है सांसदों का जो इंडिया के लिए लॉबिंग करता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। फिर आरएसएस को क्यों वहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, आरएसएस को क्यों वहां लगाया जा रहा था। तो ये जो हिंदुत्व का ग्लोबल एजेंडा है उसका भी एक एक्सटेंशन था जो अमेरिका में इसको इस तरह से एक्टिव किया जा रहा था। तो ये खतरनाक बात थी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में अब आरएसएस इस हद तक घुस जाएगा कि वो विदेश मंत्रालय का काम भी करेगा, लॉबिंग का काम भी करवाएंगे उससे और फंड दिलवाएंगे। अब सरकार चाहेगी तो 10 उद्योगपति खड़े हो जाएंगे आरएसएस को फंड करने के लिए, आरएसएस को पैसा देने के लिए। अमेरिका में भी बहुत सारे जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, डायस्पोरा बहुत बड़ा है, 50 लाख भारतीय वहां रहते हैं, उनसे पैसे दिलवाकर और ये काम करवाया जा सकता था। तो ये एक चिंता की बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है। और इस तरह के एक संगठन जिस पर फांसीवादी होने के आरोप हैं, जिसके हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ लगातार नफरत और हिंसा फैलाने के आरोप है, उसको इस तरह के रोल में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुकेश सर, अमेरिका में लॉबिंग तो हम पहले भी एक शो कर चुके हैं कि हाँ नॉर्मल बात है, लीगल है। तो आरएसएस ने क्या जो कानूनी के हेर फेर से निकलने के लिए दूसरे तरीके अपनाए और इसलिए उसको भागना पड़ा कि पूरा पेच ना खुल जाए, कुछ और इरादे थे। आरएसएस के 100 साल भी पूरे होने हैं उससे पहले। अब जो आपने कहा ग्लोबल हिंदुत्व दिखाने के लिए ये कानूनों के जाल में फंसे, फेक तरीके से घुसे। बिल्कुल यही मैंने कहा ना कि गलत एक्ट के तहत ये लॉबिंग की जा रही थी, एलडीए के तहत, जबकि होना चाहिए था एफएआरए के। अगर एफएआरए के तहत होती तो उन्हें बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते, बहुत सारी और जानकारियां देनी पड़ती और आरएसएस पूरी तरह से उसमें एक्सपोज हो जाता, फिर बच के भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो आरएसएस ने सोचा होगा कि एलडीए के तहत
मामला धकिया देंगे हम। लेकिन ये कुछ लोगों ने वहां सवाल खड़े कर दिए और अब सवाल खड़े हो गए हैं तो उसके फंसने के चांसेस आ गए हैं। अगर अमेरिका में ये इन्वेस्टिगेशन होती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, तो फिर आरएसएस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भी हो सकती है और इस जो लॉबिंग फर्म है वो भी फंस सकती है। तो ये एक बड़ा मतलब कहना चाहिए कि आरएसएस के लिए एक सेटबैक भी है, क्योंकि वो एक बड़े एजेंडे के साथ अमेरिका में दाखिल हुआ था और ये सब कर रहा था। लेकिन अगर जांच होती है और आरएसएस का नाम अब और खुलकर आता है, तो आरएसएस जो अभी तक झुठलाता रहा है वो नहीं कर पाएगा। और दूसरा, मोदी सरकार भी फंसेगी कि आखिरकार मोदी सरकार को तो इसकी जानकारी होगी ही। ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार के को ना पता हो और आरएसएस जाके वहां लॉबिंग कर रहे हो। तो ये दोनों की मिलीभगत भी सामने आएगी। तो ये बहुत बहुत ये इसके बहुत सारे आयाम हैं जो अब खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरे आरएसएस ने अपने को पीछे हटा लिया है तो अब मामला खत्म हो गया। अब लोगों की नजर विवेक शर्मा पर रहेगी, उस जांच पर रहेगी जिसका आपने जिक्र किया कि अगर वो जांच होती है तो, और उससे बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। फिर अगर ये जो तकरीबन 3 करोड़ रुपए लॉबिंग फर्म को दिए गए, वो कैसे आए, कौन से स्रोत थे, किन लोगों ने फंड किया, वो भी सामने आना चाहिए। और ध्यान रखिए अंकुर जी कि जिस लॉबिंग फर्म को हायर किया था आरएसएस ने, उस लॉबिंग फर्म ने पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग की थी। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ऐसी लॉबिंग फर्म जो आपके दुश्मन देश के लिए लॉबिंग कर रही है, आप उससे अपनी लॉबिंग करा रहे हैं। तो कौन किसके साथ खेल सकता है, ये भी इसमें एक खतरा छिपा हुआ है जो आरएसएस ने देखा नहीं या समझ में नहीं आया या पता नहीं आरएसएस के वो कौन से लोग थे जो वहां लॉबिंग के लिए इस तरह के उपाय कर रहे थे। तो बहुत खतरनाक स्थिति है। देखिए पूरे भारत का नाम बदनाम होगा इससे। एक तो मोदी सरकार की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है इससे कि उसके रहते हुए कोई भारत का कोई संगठन इस तरह से अमेरिका में लॉबिंग के लिए काम कर रहा था और कहां से फंड आ रहा था, कैसे आ रहा था, किसी को बताया नहीं जा रहा था और नाम भी छुपाया जा रहा है। अब एक और आखिरकार आरएसएस को नाम छुपाने की क्या जरूरत पड़ रही, क्यों झुठला रहा है? जब प्रिज्म ने ये एक्सपोज कर दिया कि आरएसएस का नाम है, तो उसी लॉबिंग फर्म में उस नाम को बदला, आरएसएस का नाम हटा दिया और विवेक शर्मा का नाम डाल दिया। ये क्यों जरूरत पड़ी? तो ये सारा पूरा दाल काली दिख रही है, साफ साफ काली दिख रही है। अब इसमें देखना यह कि मामला आगे कैसे बढ़ता है, ये देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पर जोर लगाना चाहिए, सच्चाई सामने आए, देश के लोगों को पता चले कि आरएसएस कहां कहां किस किस तरह से काम करता है, छिपकर षड्यंत्र भी करता है और अपने लिए लॉबिंग करता है, हिंदुत्व के लिए। नाम भारत का है कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए, लेकिन दरअसल वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे, हिंदुत्व के एजेंडे के लिए लॉबिंग कर रहा था वहां। बिल्कुल। तो इसमें जो मुकेश जी ने कहा पूरी दाल काली है, दूसरे मुहावरे से ये भी कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो पूरे दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं। कुल मिलाकर अगर ये जांच हुई तो वो सवाल जो मुकेश जी ने उठाए कि पैसे कहां से आए, कानून क्यों तोड़ा, और फिर आरएसएस का नाम बदनाम, यानी कि भारत का नाम, ये पूरा, और फिर उसमें मोदी सरकार भी घुसेगी, फंसेगी। और कुल मिलाकर जो बता रहे थे, इजराइल मॉडल ही फॉलो किया जा रहा है, चाहे कनाडा से नाम आए, चाहे कहीं और से नाम आए, चाहे अभी आरएसएस का नाम आ गया, अपने रोल मॉडल को फॉलो करने के चक्कर में सीधे ध्वस्त हो जा रहे हैं, क्योंकि पूरा कॉपी तो नहीं कर पा रहे, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। कुल मिलाकर इस केस में जो भी आगे होगा हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।